कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित इस वेबिनार चने में क्या हो अब कारोबार रणनीति में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। आज की इस वेबिनार में BJSN एग्रो इम्पैक्ट्स दिल्ली के सुनील बलदेवा, GP एग्रो ब्रोकर्स राजकोट के गौरव बगड़ाई, GCL जयपुर के अमित खरे और प्रो इंटेलीट्रेड मुंबई के दिनेश सोमानी चर्चा के लिए उपस्थित हैं। इस वेबिनार के प्रायोजक लक्ष्मी नारायण उद्योग अकोला महाराष्ट्र हैं, जो अत्याधुनिक फुल ऑटोमेटेड चना दाल और बेसन प्लांट का संचालन करते हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार को आप इस समय फेस पेज पे लाइव देख सकते हैं। वेबिनार के समापन के बाद हम इस वीडियो को YouTube पर, मोलतोल इंडिया के YouTube पर भी पोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं BJSN एग्रो इम्पैक्ट्स दिल्ली के सुनील बलदेवा जी से आग्रह करूंगा कि चने को लेकर के काफी हलचल हुई है पिछले दिनों, और बहुत ज्यादा हलचल है। सभी की नजर है, कारोबारी हो, मिलर्स हो, चाहे किसान हो। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे एक संक्षिप्त उद्बोधन चने के बारे में दें। श्री सुनील जी। धन्यवाद कमल जी। सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, करीबन 250 लाख टन दालें हमारे हिंदुस्तान में पैदा होती है, जिसमें करीबन 120 से 125 लाख टन सरकार मानती है कि हमारे हिंदुस्तान में चना पैदा होता है। तो 125 लाख टन के लिए, चने के लिए मुझे लगता है काफी कुछ बोला जाएगा, लेकिन मुझे कि टाइम इसलिए दिया गया कि बाकी 125 लाख टन दालों में क्या होती है, इसका एक संक्षिप्त विवरण मैं दे दूं। तुअर और उड़दा MSP के ऊपर रही थी। उसके बाद सरकार का इंटरवेंशन आया। सरकार जो है उपभोक्ता को लेके सचेत हुई और सरकार ने इंपोर्ट खोला तुअर और उड़दा का। और उसके बाद में सरकार ने, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि यदि बाकी 125 लाख टन दालों को मंदा करना है तो 125 लाख टन चने को मंदा करना पड़ेगा। ये साफ बोला गया, मंत्री जी द्वारा भी बोला गया ये। तो मुझे संबोधन करते हुए पीयूष जी ने ये कहा था, तो मैं आज ये बात शेयर कर रहा हूं कि सरकार को ये पता है कि 125 लाख टन दालें मंदी करनी है, तो आपको 125 लाख टन चने को मंदा कर दो, बाकी दालें मंदी हो जाएगी। चना राजा है, ये सरकार भी मानती है। तो इसलिए मैं इसलिए बाकी दालों को भी बता रहा था कि बाकी दालों पे क्या चल रहा है, उस पर हमें चने की यदि रणनीति बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सरकार ने 3 लाख टन PSF जो कि बफर स्टॉक में होता है उसको रिलीज किया और नाफेड को बेचने के लिए बोला। उसके बाद चूंकि PSS एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, उन्होंने भी उस चने को बेचने के लिए बोला। तो 7,70,000 टन करीबन चना जो है नाफेड के पास बिकवाली को हो गया था, जिसमें करीबन 1,25,30,000 टन माल अभी बिका है और बाकी का माल अभी बिकने को आएगा। जहां तक हम बात करें उड़द, तुअर, मसूर और मूंग की बात करें, मैं संक्षेप में बात करना चाहूंगा। उड़द लिमिटेड है, बाहर केवल बर्मा से इंपोर्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी उड़द लिमिटेड है। जो नई फसल आएगी नवंबर के बाद वही मार्केट में अवेलेबल रहेगी। लेकिन जहां तक बाहर की बात करें, बाहर के प्राइस जो है वो प्रेशर में है। जो 22 तारीख को करीबन $900 FAQ चल रही थी, आज $860 है, मतलब $40-45 वहां उड़द के बाजार टूटे हैं। तुअर की बात करें तो तुअर मटवारा भी आती है, तुअर अफ्रीकन के कई कंट्रियों से आती है, आरूसा भी आती है, कई क्वालिटी आती है, लेमन भी बर्मा से आती है। तो कई तरह की तुअर अवेलेबल है वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं से कोई कंट्री से तुअर आ जाती है और लगभग पड़ते में है, और वहां पे भी प्रेशर है। जो मटवारा 725 थी, आज वो 660 में मिल रही है और उस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती है। अब हम यदि मूंग की बात करें तो मूंग मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ सस्ती है, बाहर महंगी है, मूंग के कहीं से पड़ते नहीं है। मसूर की बात करें तो मसूर करीबन $800 के आसपास ऑस्ट्रेलिया चल रही है, $800 के आसपास कनाडा चल रही है। इस पे 11% ड्यूटी लेके लाएं तो अभी काफी ऊपर चल रही है। लेकिन चूंकि
कनाडा का वेदर थोड़ा फेवरेबल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में पहले से मसूर के बिजाई ठीक ठाक थी, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में न्यू क्रॉप में अक्टूबर नवंबर के शिपमेंट थोड़े प्रेशर में रहेंगे और हमें अच्छा माल मिल सकेगा। और जैसा सरकार चाहती है, हम सारी दालों का सप्लाई जो है बड़ी स्मूथली और अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं मेरे को जो बोला गया, एक ब्रीफ आपको सारा सिनोरिया बताने के लिए दालों का, मुझे लगता है सारी दालें कर ली। चने के लिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि चने के लिए कमल जी आगे सबको पूछेंगे, उसी हिसाब से हम लोग सब जवाब दे देंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सुनील जी, आपने एक सारगर्भित और संक्षिप्त में पूरा एक सिनेरियो रखा। अब मैं गौरव जी से अनुरोध करूंगा कि चने में पिछले दिनों हुई पूरी हलचल और भावी संभावना पर आपके विचारों से अवगत कराएं। श्री गौरव जी। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद बोलतोल टीम का, मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया। मेरे ख्याल से जो चने में अब की बार गवर्नमेंट के जो नंबर्स थे वो कहीं न कहीं 115 लाख टन के आसपास पहले दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो थर्ड एस्टिमेट दिया उसमें 126 लाख टन के आसपास का उत्पादन दिखाया, पर कहीं न कहीं जो ट्रेड एस्टिमेट 80 से 90 लाख टन के बीच का आ रहा था। ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका एस्टिमेट जो 60 से 70 लाख टन का भी एस्टिमेट था, पर मेरे ख्याल से जो उत्पादन है वो 80 से 82 लाख टन है। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार और ट्रेड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसका मेन जो फर्क है वो यील्ड का जो नजर है, उसमें सरकार मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो यील्ड ले रही है, या तो उसके बाद की जो रिपोर्ट्स रहती है, जो वेदर की एक्टिविटी रहती है, उसके ऊपर नज़र थोड़ी कम रखते हैं, और ट्रेड जो है वो पूरा उसके ऊपर नज़र रखता है। तो एक उत्पादन कम होने के कारण, पहले ये था कि इतना बड़ा उत्पादन आएगा तो प्राइस लेवल जो थे वो थोड़े नॉर्मल से थे, पर इसके बाद जैसे ही वेदर की एक्टिविटी हुई और लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं क्रॉप कम है, तो मार्केट एक बार एकदम से ही मार्च अप्रैल में ही बाउंस हो गया और एक 5700-5800 तक का वायदा और 5500 के आसपास का दिल्ली का लेवल टच हो गया, जो कि करीब 1000 रुपये से बढ़ गया था। सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि अगर यहाँ पे जो ट्रेड का एस्टिमेट सही हो गया तो देश में माल की कमी हो सकती है, तो माल की अवेलेबिलिटी क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो समझने के लिए सरकार ने डेटा वगैरह मंगाया। क्या डेटा है लोगों के पास, क्या मिलर्स के पास अवेलेबिलिटी है, क्या ट्रेड में है, वो सब करने के बाद जो कहीं ना कहीं ट्रेड जो है थोड़ा सा डेटा देने में, अपलोड करने में सही नहीं रहा, थोड़ा सा डेटा कम अपलोड हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा डर था कि डेटा देंगे तो कहीं ना कहीं कोई चेकिंग आएगी, ये आएगी, और कहीं सरकार का जो इंटेंशन था वो ये समझने का था कि मार्केट को किस राह पर जा सकती है मार्केट, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को आयात वगैरह का डिसीजन लेने का, कॉल लेना था, आगे की क्या रणनीति रखनी, उसके हिसाब से डेटा मांगा था। पर उसमें जो नंबर्स कम आए, उसको देखते हुए सरकार को थोड़ी चिंता बढ़ी और इनने स्टॉक लिमिट जैसे कदम लागू किए। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता गया, वापस जो लेवल से स्टार्ट हुआ था उस लेवल के आसपास आके खड़ा रह गया। बीच में कोरोना की भी इम्पैक्ट रही, डिमांड वगैरह कम रही, 2 से ढाई महीना कंटिन्यूस सेकेंड वेव के कारण जो डिमांड में भी एक कमी आई, वो कमी एक बार के लिए ये कह सकते हैं कि कम उत्पादन था, उसमें ये कमी आई है, तो कहीं ना कहीं आगे प्राइस को थोड़ा बढ़ने में इतना वो नहीं रहेगा। पर फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि आगे जाके जो अवेलेबिलिटी है वो पूरे साल में कम रहेगी, साल थोड़ी सी शॉर्टेज महसूस करेगा चने में। आगे जाके कहीं ना कहीं सरकार को माल कहाँ से पूर्ति होएगी उसके लिए सोचना पड़ेगा, और प्राइस जो है वो अभी टेम्पररी, जिस तरह से एनसीडीएक्स में भी माल का स्टॉक लगा हुआ है, उसके उसके भी बाहर निकलेगा स्टॉक, तो उनको स्टॉक लिमिट लागू हो जाएगी और सितंबर में एक्सपायरी ज़्यादा है,
तो वो सब चीज़ों को देखते हुए शॉर्ट टर्म में तो एक बार मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड रह सकता है 100 से 150 रुपया, पर आगे कहीं ना कहीं बाजार एक अच्छा रहना चाहिए। माल की पूर्ति कहाँ से होगी, उसके लिए सरकार को आयात वगैरह खोलने का, स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है वहाँ से तो माल आयात हो सकता है, वहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में माल नहीं मिल सकता। वो कुल मिला के 2-2.5 लाख टन माल अगर आ जाए तंजानिया, इथोपिया, रशिया, सॉरी सूडान वगैरह से, पर बाकी के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आगे की रणनीति सरकार को और व्यापारियों को एक करेक्शन के बाद सब ठीक रहेगा सितंबर के बाद, ऐसा मेरा मानना है। कमल जी, मुझे लगता है कमल जी का ही कनेक्शन टूट गया है, तो वो शायद दोबारा जुड़ रहे होंगे। कमल जी का ये मोल तोल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, या तो दिख रहा है, क्योंकि ये हमें 15-20 दिन महीने में बुला लेते हैं दोबारा। और करीबन 100 के आंकड़े जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और करीबन 4 से 6 हजार लोग ऑनलाइन उनको देखते हैं, क्योंकि वो होने के बाद मुझे आंकड़े भेजते रहते हैं। शायद दिनेश जी आप भी जुड़ते रहे बिल्कुल बिल्कुल 91 तो अभी 92 लाइव दिख रहा है, इसके अलावा लाइव दिख रहा है। यूट्यूब पर भी रहते हैं और बिल्कुल। और उसके काफी बाद कड़ी मुझे, मेहनत करते हैं। हाँ, उसके बाद 4 से 6 हजार व्यूवर्स हमेशा कमल जी के पास रहते हैं, मैंने ये देखा है। तो ये अच्छी बात है, कमल जी बहुत मेहनत करते हैं। दिनेश जी आप एक बार मैं संभालिए। कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, उनके यहाँ कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई है शायद, तो अमित जी उनके यहाँ संचालन करेंगे। अमित जी आप जुड़ चुके हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। आप संभालिए प्लीज। हाँ जी सर। तो गौरव जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। अभी सर सुनील सर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो चने के में जो हलचल चल रही है, तो पूरा देश और कारोबारियों की नजर अब चने पे है, तो आप चने के पूरे गणित जो है आपको हमको थोड़ा संक्षेप में बताइए कि आगे इसमें कैसा क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार 125 लाख टन चना सोचती है कि आएगा, लेकिन हमने पहले भी सरकार को सचेत कर दिया था, और फरवरी माह से हम करते जा रहे हैं। जो हमने सर्वे किया उसका भी रिजल्ट यही रहा है, और वो सामने दिखाई भी देता है। क्योंकि आप यदि पिछले साल की मंडियों को और इस साल की मंडियों को डाटा का तुलना करेंगे, तो इस साल की मंडियों में करीबन 70 से 75% अराइवल हुई है, और जो भाव भी है वो एवरेज भाव पिछले भाव से ज्यादा रहे हैं। और यदि नाफेड को देखें तो नाफेड जो 21 लाख टन, 22 लाख टन, जो 25 लाख टन तक भी प्रोक्योरमेंट सरकार करती थी, वो इस बार केवल 7 लाख टन के आसपास प्रोक्योर कर पाई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बात पक्की है कि क्रॉप कम रही है, वो क्योंकि वेदर सही नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक हम ये सप्लाई देख ली, जहां तक हम डिमांड को देखेंगे, तो डिमांड भी इस साल कम रही है। यदि 20% फसल कम है तो 20% डिमांड कम है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी जन्माष्टमी सामने है, रक्षाबंधन सामने है, गणेश चतुर्थी सामने है, तीनों त्योहार होने के बावजूद भी अभी कोई ऐसा डिमांड नहीं दिखाई दे रही है कि आप 4800 का चना लेके 5800 की दाल बेच रहे हो। यदि आप पड़ते से और अच्छी पड़ता से जो ये टाइम चलता है उस समय दाल और चना आपका बिक रहा हो, तो हम ये मानेंगे कि आपकी डिमांड अच्छी है। यदि वो बेपड़ता बिक्री हो तो किसी भाव बिक जाए, उसको हम डिमांड नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि डिमांड एक इश्यू रही है, और चूंकि मैंने बताया कमल जी हर हफ्ते 20 दिन में बुला लेते, तो मैं 1 महीने का ही इसका व्यू लेके चलूंगा। उसके बाद शायद हम दोबारा मिल लेंगे, कमल जी हमें बुला लेंगे। 1 महीने की जहां तक बात करूं तो मुझे लगता है कि 9,500 टन की एक्सपायरी अगस्त महीने में, और 61,000 टन की एक्सपायरी करीबन सितंबर महीने में है। ये करीबन 70,000 टन की एक्सपायरी अगले 1 महीने के अंदर अंदर 70,000 टन माल एक्सचेंज से मार्केट में सप्लाई होना है। करीबन 1 से 1.25 लाख टन तब तक मैं ये मानता हूं अगले 1 महीने में नाफेड बेचेगा। और 50 से 75,000 टन में माल वो मानता हूं जो अभी तक 19 तारीख तक जिनको निकालना है, लेकिन वो प्राइस को
अच्छा होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए शायद निकाल नहीं पा रहे हैं। तो करीबन 2.5 लाख टन का ये 1 महीने में सप्लाई रहेगा जो सामने दिखाई दे रही है। और डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है कि ये 2.5 लाख टन एक साथ जो सप्लाई एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि जो मंडियों में माल आ रहा है, जो रोज के ट्रेडर लेके माल बेच रहे हैं वो अलग है। तो मुझे लगता है एक सप्लाई का प्रेशर रहेगा और अगले 20-25 सितंबर तक मैं चने के भाव में प्रेशर देख रहा हूं। जहां पे भी तेजी आए इसमें निकलने का, या पहले दाल बेचने का, या पहले एनसीडीएक्स बेचे उसके बाद चना लेने का, ये एक मौका अगले 1 महीने तक रहेगा। जी जी सुनील जी, धन्यवाद। हमने यहाँ पे गौरव जी और सुनील जी के विचार जो है यहाँ पे जाने, और यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी और फंडामेंटल पर हम अभी आगे भी बात करेंगे। अब फंडामेंटल के पहले हम जरा थोड़ा सा टेक्निकल पहलुओं को इसको देख लेते हैं कि टेक्निकल में लेवल्स और जो है चार्ट वो क्या बोलते हैं। तो दिनेश सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। दिनेश जी। जी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि चना वायदा जो है एक गिरावट के बाद अच्छा सुधरा था, लेकिन इसमें फिर से जो है सुस्ती हावी हो गई है। तो क्या चने की इस सुस्ती आगे कभी दूर होने की संभावना आपको दिखाई देती है? आगे भविष्य में इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा अपना आइडिया दीजिए। जी धन्यवाद अमित भाई, और बोलतोल से जुड़े सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सैटरडे के दिन में आपने यह फुर्सत का समय निकाला हमारे लिए। और अमित, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा कि वाकई संचालन बड़ा अच्छा करते हो तुम, शायद तुम इस दिशा में भी तुमने सोचना चाहिए। तो बात करता हूं मैं लेवल्स की। फरवरी से जो ये फॉल आया है मार्केट में, 5900 से 1000 रुपीज का फॉल आया है, और जुलाई के बाद ये 500 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिला है, जो 5250 के करीब अगस्त का देखा था और 5350 हमने सितंबर का वायदा देखा था। अब मैं टाइमिंग की भी बात करूंगा कि मोलतोल की जो टाइमिंग है, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये सेमिनार जरूर ऑर्गेनाइज हो जाता है। लास्ट टाइम जब 4850 का लेवल था अगस्त का, तभी मैंने कहा था कि 4740 के नीचे क्लोज नहीं आएगा और दोबारा 5150 का लेवल हमें देखने मिलेगा। और मैंने तब भी ये कहा था कि हमने लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ना सोच के इसमें 2020 खेलना चाहिए, 15 से 20 दिन की हमने रणनीति रखनी चाहिए और 150 से 200 रुपए का जो मुनाफा मिले उसमें लेकर चलना चाहिए। मैं सुनील जी के व्यू से पूरा सहमत हूँ कि अपसाइड अगर कहीं जाता है तो एग्जिट का इसमें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन संक्षिप्त में अगर मैं शॉर्ट टर्म या 15 से 20 दिन की बात कहूं तो 5010 का लेवल सितंबर का वायदा भी चल रहा है। 4920 4950 के लेवल्स अगर हमें कोई स्पाइक भी नीचे देखने मिले तो वहां पे दोबारा 2020 मैच खेला जा सकता है। वहां पर आप बाइंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। दोबारा इसमें 5080 और 5150 का लेवल आपने देखने मिलेगा सितंबर में। 4840 के नीचे ये क्लोज ना करे, मुझे ऐसा अभी भी लगता है। इसमें अभी जो मेजर परेशानी है, मेजर दिक्कत है, अभी डीमैट में माल है करीब करीब 1,20,000 टन का, और ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अगस्त और सितंबर में 1,40,000 टन का। मतलब डीमैट स्टॉक टू ओपन इंटरेस्ट रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 के करीब चल रहा है, जो बड़ी दिक्कत की बात है। और ये प्रेशर जो है ये मार्केट को अपसाइड पोटेंशियल से रेस्ट्रिक्ट करता है। तो बेटर वे 4830 से 50 के रेंज में खरीद करें, 5100 पहले आप इसमें एग्जिट करें। यह रणनीति हमारी शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। धन्यवाद अमित जी। मेरी आवाज आ रही है अभी? कमल जी, आपकी आवाज इतनी सॉरी वाली। हाँ, कुछ अचानक मुझे आज आपको बताऊं सुनील जी, मुझे शंका थी सुबह से। अभी देखिए फिर लाइट आई है और मैंने अमित जी को कह दिया था पहले एडवांस में कि लाइट जाए तो आप जरूर करना। पता नहीं, ये आप लोगों के साथ रहते हुए थोड़ा सा सिक्स सेंस काम करने लग गया कि कुछ घटित ना हो जाए, तो बहुत अच्छा है। और मैं तो अब देखता हूँ कि आगे जिम्मेदारी अमित जी को भी देनी पड़ेगी ये चीजों की। और दिनेश जी, आपने जो बताया उसके बाद में अमित जी आपसे यह प्रश्न करूंगा कि चना वायदा में शॉर्ट टर्म में किस प्राइस पर कौन सा दाव लगाना चाहिए, यानी बेचना चाहिए चना या खरीदना चाहिए? अमित जी। जी कमल जी, धन्यवाद। चने के लिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पिछले वेबिनार में हमने जो चने पे वेबिनार किया था उसमें अपना डिस्कशन हुआ था कि 4700 का जो चना है वो ट्रेडर्स को जो है शॉर्ट टर्म में या दिवाली तक अच्छा मुनाफा देगा। तो इसके जगह करंट के अभी हम स्ट्रक्चर फिर से समझ लेते हैं कि अप्रैल वायदा चने ने जो है अप्रैल 2021 में 5935 रुपए का एक हाई बनाया था, 5935 का।
और उसके बाद से 6 जुलाई को इसने 4772 रुपए का लो बनाया। अपना वेबिनार शायद 4 या 5 जुलाई के आसपास हुआ था। उस टाइम पे लगभग चना जो लोअर पॉइंट पे ही चल रहा था। तो 6 जुलाई को 4772 का चने ने, हम सितंबर वायदे की अब बात कर रहे हैं, तो 4772 का लो बनाया और उसके बाद वहां से 30 जुलाई को चने ने 5360 रुपए का हाई बनाया, जस्ट अभी 4-6 दिन पहले। तो वो चना जो है लोअर पॉइंट से 588 पॉइंट चला। ये 588 पॉइंट धीरे धीरे चल गया, लेकिन ट्रेडर्स को शायद ये धीरे धीरे पता नहीं चला होगा कि चना 12% चल गया वहां से, उस बॉटम से। जैसा कि हमने बोला था कि चने में दिवाली तक अपने को 12-15% का रिटर्न मिल जाएगा, और चने ने लगभग 10-12 ट्रेडिंग सेशन में ही वो पॉइंट एक बार अचीव किया। तो अभी मैं करंट स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो चना सितंबर वायदे का 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो 5032 रुपए आता है, 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि टेक्निकल में सभी लोग फॉलो करते हैं। तो सितंबर वायदे चने का 200 दिन का एवरेज है 5032, और कल इस चने ने 5032 के नीचे की एक क्लोजिंग दे दी। चने की क्लोजिंग 5010 रुपए की रही सितंबर वायदा की। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसने जो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए 10-12 दिन या 15 दिन थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, और कीमतें कहीं ना कहीं नीचे में 4800 के आसपास भी आ सकती हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यही बोलूंगा कि चना अभी जब तक 5032 या फिर इसका एक छोटा रेजिस्टेंस है 5072, सितंबर वायदा चना जब तक 5072 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक ट्रेडर्स को अभी इसमें थोड़ा खरीदारी से बचना चाहिए। 5072 के ऊपर निकलने पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी अमित जी, आपने अच्छी जानकारी दी, और मैं देखिए सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर उनके मन में कोई सवाल आता है तो हमें चैट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। और दिनेश जी, आपसे एक सवाल है कि करंट लेवल पर कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहे, क्योंकि देखिए अब त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है जहां दाल दलहन की डिमांड होती है, खासकर चने की, क्योंकि चना और बेसन और चना दाल इन तीनों की खपत बहुत तेजी से बढ़ती है दिवाली तक। तो किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? कमल जी, अगर आप पिछले 6 दिन का इसका ग्राफ देखते हो चना सितंबर का, तो 5360 का हाई बनाने के बाद कोई भी दिन में इसने प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया है। मतलब एवरी डे जो हाई बन रहा है उसके प्रीवियस डे का हाई कभी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो क्लियर कट इसमें दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर है, और जो स्पाइक आया था वो एक एग्जिट रिसोर्स ही था हमारे लिए कि हमने वहां एग्जिट करना चाहिए था। मैंने लास्ट सेमिनार में भी आपको कहा कि इसमें लॉन्ग टर्म रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। इसमें 150 रुपए का जो मूव आएगा वही लेवल ट्रेडिंग का बेस बनना चाहिए। बट सिंस कि आपको अगर खरीदारी लगती है तो मुझे लगता है कि 4920 के 30 के अराउंड जो लेवल्स है वहीं पर ही इसमें निवेश करना चाहिए, और वहां से 150 रुपए का मूव मिलता है तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए। अमित के लेवल से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि 5080 और 90 जो लेवल है ये इसमें एक क्रूशियल जोन है। 5090 के ऊपर अगर इसमें जाता है तो उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनते हैं और अपसाइड पोटेंशियल और बनना बनता है। एज ऑफ नाउ 492030 के लेवल में खरीद करें, 200 रुपए ऊपर इसमें एग्जिट करें। जी अमित जी, देखिए पूरे देश के व्यापारियों की नजर पूरी तरह से चने पर है, और चने में वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम सेल करें या बाई करें, या किस तरह से इसमें ट्रेड की रणनीति को अपनाएं। उस पर बिल्कुल स्पष्ट व्यू आपका क्या रहेगा कि 1 महीने की अगर बात करें हम, अगले 1 महीने तक की, तो किस तरह की रणनीति को साफ साफ अपनाना चाहिए? जी कमल जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ग्वार शीट ग्वारगम अच्छा चल गया, सोयाबीन अच्छा चल गया, आयरन शीट अच्छा चल गया, रिफाइंड तेल अच्छा चल गया, एनसीडीएक्स के सारे प्रोडक्ट लगभग अभी अच्छे चल गए हैं। अब शायद कहीं ना कहीं चने का नंबर लगेगा, लेकिन वो नंबर मेरे को लगता है 2-4 मतलब 8-10 दिन या 15 दिन बाद लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि चने में यहाँ पे हमें 2 ट्रेड मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 5072 के ऊपर सितंबर वायदा निकल जाए, 10-15 मिनट सस्टेन हो जाने के बाद वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। और मेरे को लगता है दिवाली तक चना वापस 5500 रुपए तक टेस्ट करेगा, या फिर अगर 5072 के ऊपर नहीं निकला और चने में कहीं ना कहीं डिप आता है तो 4800 के आसपास सितंबर वायदा चने में खरीदारी करनी चाहिए, और टारगेट वही सेम ही रहेंगे दिवाली तक। मेरे 5500 तक के आसपास के टारगेट है। तो 5072 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन हुआ तो हमें चना लेना है, या फिर 4800 के आसपास लेना है। बस क्लियर। जी धन्यवाद अमित जी, हम इस पर भी चर्चा जारी ही रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या पॉलिसी बने कि किसान को एमएसपी मिले, व्यापारियों को उसमें
कुछ कमाई हो और उनके ट्रेड में कोई अड़चन नहीं आए, सरकार की रेवेन्यू भी नहीं घटे। तो ऐसे में किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि सभी खुश रह सके? श्री सुनील जी। देखिए कमल जी, सरकार का रेवेन्यू तो नहीं घट रहा है, क्योंकि सरकार अपना रेवेन्यू तो घटाना भी नहीं चाहती। घटाना चाहती होती तो अभी तक पहले ही वो अपना सारे जो है वो कस्टम जो है वो दालों पे हटा चुकी होती। लेकिन आपने देखा केवल मसूर में ही उन्होंने 11% किया, चने पे अभी इम्पोर्ट ड्यूटी लागू है, और मटर बिल्कुल अभी पूर्णतया आयात बंद है। जहां तक किसानों की बात है, सरकार 3 महीने खुली छूट देती है व्यापारियों को, जब व्यापारी किसानों का माल आ रहा होता है। उसके बाद सरकार को कंसर्न हो जाता है उपभोक्ताओं का। तो ट्रेडर खुश नहीं हो सकता, सरकार के नज़र में खुश रखने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं सरकार का बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन फिर भी जो सत्य बात है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर की ज़्यादा चिंता नहीं होती है, चिंता केवल किसानों की और उपभोक्ताओं की होती है। ये हमें सरकार को समझाना जरूर बार बार पड़ेगा। हम नीति आयोग में भी गए थे, वहां पे भी समझाया था, और नीति आयोग के रिकॉर्ड में है और सरकार के दस्तावेज में है कि नीति आयोग ने ये लिखा है कि बिना व्यापारियों के समर्थन के हम किसानों को एमएसपी नहीं दिला सकते। साफ साफ लिखा हुआ उसमें। तो हमें सरकार को वो बात बार बार याद दिलानी पड़ेगी। यदि हम किसानों को खुश रखना चाहते हैं, उनकी आय वास्तव में दुगनी करना चाहते हैं, तो हमें व्यापारियों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम व्यापारियों को समुचित सहयोग करते हैं तो किसानों को एमएसपी दिला पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है केवल 25% माल ही खरीदती है, 75 से 80% माल व्यापारी मिलर्स खरीदता है, जिसका हमें जरूर ध्यान में रखना चाहूंगा। एक और आपकी अनुमति से मैं कमल जी बोलना चाहूंगा। पिछले सेमिनार में हमारे दोनों टेक्निकल ने 5270 के आसपास का टारगेट दिया था। शायद मैं उससे सहमत नहीं कर रहा था, क्योंकि फंडामेंटल और सरकार का रवैया देख के मैं बार बार इनको ये पूछ रहा था क्या जाएगा क्या, क्या जाएगा क्या। लेकिन मुझे खुशी है कि वो 5270 का इसी मोल तोल का ही आपका ही वेबिनार था, जिसमें 5270 का टारगेट दिया गया। और फंडामेंटली मेरे साथ दो और थे, उन्होंने ये बताया, मेरे साथ भी उन्होंने भी ये बताया कि फंडामेंटली बहुत वीक है। आज हम देख रहे हैं कि वापस उसी लेवल के लगभग हम बाजार को चल रहे हैं। तो टेक्निकल ने बताया, उसको एग्जिट का आपके द्वारा एग्जिट भी बताया गया, और फंडामेंटल वीक है वो भी प्रूफ हुआ। तो जिसका ही कारण है कि मुझे लगता है कि मोल तोल का हर वेबिनार सफल होता जा रहा है। मैं आप जब लाइट थी, आप नहीं थे, तब मैं बता भी रहा था, मैं केवल 1 महीने का ही इसलिए रिव्यू दे रहा हूं कि मुझे पता है 5 सितंबर को आप दोबारा याद कर लेंगे। जी, और देखिए सुनील जी, आपने पिछली वेबिनार में स्पष्ट कहा था कि 10 तारीख को बाद हम इस वेबिनार को करेंगे, तब तक सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आप पर भी मेरी नजर थी कि आप केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, आला अफसरों से मिलना, और आपकी जो मीटिंगें चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये मामले का काफी सॉल्यूशन हुआ है। कई चीजों को आपने रिलीफ करवाया कि स्टॉक लिमिट्स को लेकर के बहुत बड़ा प्रयास हुआ आपके सौजन्य से, और तब मैंने सोचा कि हम वेबिनार 10 से पहले ही कर लें। ये इसके पीछे बात थी कि ये पहले कराया जाए। और अब मैं गौरव जी से पूछना चाहूंगा कि सर, देश में जो चने का स्टॉक है, क्या वो नई फसल आने तक हमारी जरूरत को पूरा कर सकेगा, या इसमें भी तुअर उड़द तुअर उड़द की तरह कोई इंपोर्ट फैसला लेना पड़ेगा? कमल जी, जैसे देश में बताया कि मैंने पहले कि 80 से 82 लाख टन का प्रोडक्शन ट्रेड वाले निकाल रहे हैं। मैं भी उसी नंबर के आसपास समझता हूँ क्रॉप को। और अब की बार जबकि मटर नहीं है, इंपोर्ट की छूट नहीं है, तो मटर की अनअवेलेबिलिटी के कारण चने के ऊपर जो डाइवर्ट हुई है उनकी कंजम्पशन, उसको देखते हुए ये जो क्रॉप नंबर है वो कोई ऐसे बड़े नंबर नहीं है। सरकार को बफर स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि बाहर से माल कैसे लाया जाए। अफ्रीकन कंट्रीज में जो माल की प्रोडक्शन है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है उसकी जो कमी है क्रॉप की प्रोडक्शन नंबर की, उसको वो पूरा कर पावे। वहाँ से ज़्यादा 1.5-2 लाख टन माल आ सकता है। तो इंडिया एक नज़र रख के बैठता है। वर्ल्ड का जो इंडिया के बाद का बड़ा सप्लायर है वो ऑस्ट्रेलिया से अगर माल
इंपोर्ट करना है तो आज की तारीख में 60% ड्यूटी है, और मतलब 10 + 50 और उसके ऊपर 10% एडिशनल सेस भी है, तो 66% इफेक्टिव ड्यूटी लगती है, जो कि बहुत भारी है। ऑस्ट्रेलिया में अब की बार क्रॉप 12 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है। फाइनल नंबर जो है वो आने में थोड़ा समय लगेगा, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर है अब की बार वहाँ पे भी। और इंडिया में भी मुझे लगता है कि 5 से 7 लाख टन की और ज़रूरत पड़ेगी सरकार को कहीं ना कहीं से माल को मैनेज करने की, और वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही नज़र रखनी पड़ेगी, और वहाँ से माल मंगाना ही पड़ेगा, और वो सहारा लेने ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। गौरव जी, एक बात यहाँ पर अहम उभर के आती है कि सरकार ने पाम ऑयल की ड्यूटी को घटाया, रिफाइंड ऑयल पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि वहां से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी भी छूट दी। अभी हमने देखा कि मसूर में भी ड्यूटी हटाई गई और अमेरिकन मसूर पर ड्यूटी को केवल 10% तक लाया गया। इस तरह के जब कदम उठाए तो चने पर जो 66% टोटल ड्यूटी बैठती है, या तो उसको कम कर दिया जाए, या ऑस्ट्रेलिया से मंगाने का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी चने पर कम करनी चाहिए? गवर्नमेंट का ये जो ड्यूटी रखने का मेन कारण है, वो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फार्मर्स के इनकम का जो एस्पेक्ट है बढ़ाने का, 2023 तक उनको जो डबल करनी है, उस एंगल से सोच से वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस को एक लेवल से ऊपर रखने का ही सही समझा है, और उसके हिसाब से उन्होंने ड्यूटी वगैरह लगा दी कि कहीं ना कहीं बाहर से फिर माल यहाँ पे डंप हो जाता था और यहाँ पे फार्मर्स को पूरे प्राइस नहीं मिलते थे। तो एक समय के लिए वो सही था, पर अब जब गवर्नमेंट का कंसर्न दोनों है, फार्मर्स का भी एस्पेक्ट है और कंज्यूमर का भी एस्पेक्ट है, जिस तरह से कोई इतनी बड़ी महंगाई नहीं है अभी पल्सिस में, पर फिर भी जो स्टेप्स अपन ने देखे वो क्लियर दिख रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर को भी जो है रिजनेबल प्राइस में माल मिले, तो उस हिसाब से उनका एंगल सही है, और ड्यूटी घटानी ही पड़ेगी उनको कहीं ना कहीं। एक 10% के आसपास ड्यूटी जब आएगी तभी जाके वो पेरिटी में आएगा। आज की तारीख में जब इतनी ड्यूटी लागू है, इसके बाद भी वहाँ पे हाजिर में $650 के आसपास, और आने वाले जो नया क्रॉप है, आने वाला नया क्रॉप, उसमें 610-20 के आसपास का भाव है, उसमें भी जो है ड्यूटी लगा के भी आज की तारीख में यहाँ पे इंडिया में जो भाव है वो काफ़ी कम है। तो ड्यूटी आगे जाके तो घटानी ही पड़ेगी, तभी जाके वो पेरिटी हो पाएगी, और वहाँ पे 10 से 12 लाख टन का उत्पादन है। वो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कि भी इंडिया के बगैर इतना माल का निकाल नहीं हो सकता वर्ल्ड में अदर देन इंडिया। जो उनकी खपत है वो 5 से 6 लाख टन की हायर साइड में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और गल्फ मिला के। तो उस केस में उनको पता ही है, पर जैसे उन लोगों का भी स्टडी है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक बार ऑस्ट्रेलिया में माल लेने के लिए आएगा ही, इसीलिए ही वहां पे प्राइस भी डाउन नहीं जा रहा है। जी सुनील जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर चना इंपोर्ट किया जाए और यहाँ अगर प्राइस टूट जाते हैं तो व्यापारियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने काफी ऊंचे में चने की खरीद की थी। उपभोक्ताओं को भी सस्ता देना है क्योंकि पूरा त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। और अगर हम ये कहें कि जैसे सरकार ने कुछ चीजों के इंपोर्ट को इसलिए अभी खोला था या उन पे ड्यूटी इसलिए घटाई कि उनकी अभी बुआई का समय भारत में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि चने में ड्यूटी घटनी चाहिए, या चने में कैसे एक बैलेंस हो कि व्यापारियों को नुकसान नहीं हो, मिलर्स घाटे में न जाए जिनके पहले काफी थोड़े से ऊंचे प्राइस पे खरीद है, और डिमांड सप्लाई जो है वो मिसमैच न हो? देखिए कमल जी, हमारी आफ्टा जिसके एग्जीक्यूटिव मेंबर गौरव जी भी है, तो हमारा एक सीधा साधा कंसर्न है कि जो चीजें एमएसपी से नीचे है उसमें ड्यूटी नहीं घटाई जानी चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अभी चना जो है 10 से 15% एमएसपी से नीचे चल रहा है, अभी इसकी ड्यूटी घटाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास एक हथियार है, वो बाद में यूज कर सकती है यदि बाजार तेजी की तरफ जाता है तो, एमएसपी के ऊपर जाता है तो। और सरकार को यदि कंसर्न उस समय भी रहेगा दालों के प्राइस घटाने पर, यदि दूसरी दाल सॉफ्ट हो जाती है तो शायद सरकार चने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिजाई का टाइम भी होता है, और यदि भाव अच्छे रहेंगे तभी किसान जो है बिजाई की तरफ जाएगा, नहीं तो किसान भी हो सकता है गेहूं या दूसरी आइटम की तरफ स्विच हो जाए। तो मुझे लगता है कि
अक्टूबर टाइम सरकार ने जो दिया है इसीलिए दिया है, और अक्टूबर के बाद ज्यादा सरकार को मसूर और चने के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि बहुत ज्यादा ऊपर भाव जाता है, जैसा टेक्निकल ने अमित जी ने बताया कि 5400-5500 जा सकता है, तो वहां पे हो सकता है कि सरकार कुछ ड्यूटी घटा दे। जैसे गौरव जी ने बताया कि नई क्रॉप ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है, और आज नई क्रॉप के जो सौदे आ रहे हैं करीबन $600 के आज ऑफर आ रहे हैं, तो $600 को यदि हम बिना ड्यूटी के देखें तो करीबन ये 48 कोर्ट पे आके पड़ता है। तो इस पे यदि 10% ड्यूटी रहती है तो 52 पड़ेगा, और 20% ड्यूटी रहती है तो 56 पड़ेगा। हो सकता है कि क्रॉप अच्छी हो तो आगे जाके है वहां पे भी प्राइस कुछ टूट जाए, वहां पे 500, जैसा पिछली बार भी हुआ था, 510 डॉलर या $20 हो गया था। यदि इंडिया को आवश्यकता नहीं रहती है इंपोर्ट करने की, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि वापस $500 या $525 भी आ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि एक सरकार को ध्यान में रखते हुए टोटल, जैसा मैंने बोला कि नाफेड के पास भी करीबन 7,70,000 टन की सेलिंग का ऑर्डर था, जिसमें 1,30,000 टन माल बिका है, 6,40,000 टन माल अभी बाकी है, 3 लाख टन अभी और बफर में, वो इधर ट्रांसफर हो सकता है। मैं केवल 2020 की बात कर रहा हूँ, ये सोच के कि 2021 को सरकार नहीं छेड़ेगी। 2021 का 7 लाख टन माल अलग है, तो ये करीबन 9-10 लाख टन माल ये प्लस एक और मैं बात शेयर करना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी तक किसी भी मिल वाले ने नया माल बड़ी मात्रा में नहीं चलाया, बहुत छोटी मात्रा में चलाया है। तो राजस्थान की जितनी भी क्रॉप थी, 6 लाख टन, 8 लाख टन या 7 लाख टन, मैं क्रॉप के आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी भी क्रॉप थी उसका 80% स्टॉक में गया है, चाहे वो ट्रेडर के पास हो चाहे किसानों के पास हो। यदि आप वहां पे राजस्थान में, कुछ मेरे बड़े किसान मित्र हैं जिनसे मैं बात करता हूं, तो उन्होंने यही बोला जिसके 800 बोरी थी 200 बोरी बची है, बाकी 600 बोरी रहेगी, क्योंकि सोयाबीन और सरसों के इतने अच्छे भाव मिल गए थे कि शायद चना भी उनका बहुत अच्छे भाव में बिकेगा। ये सोच के उन्होंने माल अभी भी रख रखा है। जो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में जब बारिशें ठीक हो, बुआई अच्छी होने लगे, उस समय अचानक आपको किसानों की आवक भी दिखाई देने लगे। लेकिन ये एक संभावनाएं बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए और बड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना चाहिए। जो चने की जो सप्लाई कम थी, उसके सामने डिमांड उतनी कम हो गई, इसलिए जो हम भाव सोच रहे थे 6100-6200 वाले भाव, मैंने आपके एक सेमिनार में भी बोले थे शुरू में, और 5800 से चना वापस जो है हो गया। उसका एक कारण यही है कि आपकी डिमांड जो है वो उतनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि अप्रैल मई में जो दूसरी कोविड की लहर आ गई थी उसके कारण काफी फर्क पड़ा। दूसरा, हमें अक्टूबर में जो तीसरी लहर के बारे में जो बताया आशंका जताई जा रही है, उसके बारे में भी हमें देखना होगा। तो मुझे लगता है कि हम एक एक महीने की बात करें ज्यादा अच्छा है। 5 सितंबर तक मुझे चने के भाव प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। जैसा अमित जी ने बोला, 4800 के आसपास यदि अपन लेते हैं तो शायद उसमें घाटा नहीं हो सकेगा, उसमें मुनाफा मिलता है नहीं मिलता है, ये हमें अक्टूबर में देखना होगा। धन्यवाद जी सुनील जी। और देखिए, दुनिया में जहां भी दाल दलहन पैदा होती है, खासकर दलहन की हम पहले बात करें साबुत, तो वो ये कहते ही है कि हम तो भारत के लिए पैदा करते हैं, भारत खरीदे हमसे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है। भारत में हमने देखा कि सरकार ने काफी प्रयास किए और यहाँ रकबा बढ़ा, यहाँ उत्पादन भी बढ़ा, फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की फूड हैबिट चेंज हो रही है, वे न्यूट्रिशन के प्रति सचेत हो रही है, नई जनरेशन सारी, और खपत बढ़ रही है। ऐसे में आपने जो एक बात कही थी अभी कि ऑस्ट्रेलिया को प्राइस घटाने पड़ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले यही देखते हैं कि भारत खरीदे। हमने पिछले दिनों खबरों में देखा कि कुछ दाल दलहन के इश्यू पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इन्होंने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत करी। हालांकि उनका कोई अभी खास नतीजा नहीं निकला है। तो आपको लगता है कि वाकई सारे देश, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो, वे भारत के लिए ही दलहन पैदा करते हैं? बिल्कुल, जहां तक रंगून की बात है, रंगून भारत के लिए पैदा करता है, इसीलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट को MOU बनाना पड़ा थोड़ी क्वांटिटी के लिए, ताकि उनको ये आश्वस्त हो सके उनके किसान की भारत इतना माल जरूर खरीदेगा, ताकि वो खेती करना ना भूले दालों की। इसी प्रकार अफ्रीका से भी सरकार ने MOU किया है। जहां तक बात है कनाडा की, कनाडा में जो लेंटिल्स होती है, कनाडा में जो येलो पीज होती है, वो अब भारत पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहे हैं। उनकी खपत जो है फीड में हो जाती है,
क्योंकि मटर के भाव काफी कम रहते हैं। और लेंटिल्स जो है वो काफी देशों में अब बिकने लगी है और काफी देशों में उसकी खपत होने लगी है। तो वो भारत पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। हालांकि भारत फिर भी बहुत बड़ा एक आयातक देश है, उपभोक्ता देश है, तो उनकी डिपेंडेंसी जरूर रहती है। जहां तक हम चने की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यदि चने की क्रॉप ऑस्ट्रेलिया में 4 लाख टन से ज्यादा होती है तो उन्हें डेफिनेटली भारत की तरफ देखना पड़ेगा। 4 लाख टन से ज्यादा उनका माल जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई को मिला के नहीं खप सकता। बाकी का माल यदि उनको खपाना है तो उनको इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा और इंडिया आना पड़ेगा, चाहे भाव जो भी करना पड़े। और जहां तक एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि 1952 के पास हमारे डाटा थे, उस समय पर व्यक्ति 62 ग्राम दाल खाता था, जो कि आज 38 ग्राम खाता है। यदि हम दाल हैबिट में, अपन देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है फास्ट फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, दाल हमारे घर में भी कम बनती है। पहले हम देखते थे दाल रोटी खाओ, मजे करो, और दाल हमारे यहाँ हफ्ते में 5 बार जरूर बनती थी। आजकल दाल हमारे यहाँ देखेंगे तो 2 टाइम या 3 टाइम ही हफ्ते भर में बनती है। तो एक सीधा साधा खपत जो हम देखेंगे वो साधारण सा हम देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि खपत कम हुई है। जो हम 62 ग्राम दाल खाते थे, आज हम 38 ग्राम दाल खाते हैं। यदि 62 ग्राम दाल हम आज की पॉपुलेशन के हिसाब से खाएं तो हमें करीबन 400 लाख मेट्रिक टन दाल चाहिए होती है। तो इतना बड़ा उत्पादन हम कर भी नहीं पाएंगे, दालों के भाव क्या हो जाएंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमारी फूड हैबिट के चलते दालों के भाव जो हैं वो काफी रीजनेबल प्राइस पे हैं। और न्यूट्रिएंट्स के लिए शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए दाल के अलावा प्रोटीन का दूसरा कोई अच्छा साधन नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को यदि किसानों की आय बढ़ानी है, और ये लगता है कि गेहूं और चावल को कम करना है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हो रहा है वो भी इसी के लिए हो रहा है कि गेहूं चावल हमें पैदा करने हैं, दूसरे आइटम की तरफ हमें नहीं जाना। तो यदि हमें दलहन और तिलहन की तरफ किसानों को मोड़ना है तो हमें, फिर मैं ये कहूंगा कि हम केवल 38 ग्राम दाल खाते हैं तो दिन भर में हम केवल 4 रुपए की दाल खाते हैं। सरकार को उपभोक्ता की तरफ थोड़ा कम देखना पड़ेगा, ट्रेडर और देश और किसानों की तरफ ज्यादा देखना पड़ेगा, और दालों का खपत भी बढ़ानी होगी सरकार को, और दालों का प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। इन दोनों तरफ सरकार को देखना होगा। हम सरकार को बराबर इसके बारे में सचेत करते रहते हैं। मेरे को लगता है कुछ पत्रकार भी दूसरे पत्रकार भी इस वेबिनार में हैं, तो मैं सबसे ही अपील करूंगा कि जो भी सरकार से मिलते हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, पत्रकार हो, सरकार को ये समझाएं कि दालों का उत्पादन और खपत दोनों बढ़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। तभी इसी इंडस्ट्री का फायदा है, तभी देश का फायदा है, तभी देश के किसानों का फायदा है। सुनील जी, आपने जो कहा कि प्रति व्यक्ति दाल की खपत घटी है, तो इसका मतलब अब वो थ्योरी खत्म हो गई, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। केवल प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी की जगह बाकी चीजें भी फास्ट फूड में खाते रहना चाहिए। अब मैं गौरव जी का रुख करूंगा कि गौरव जी, देखिए सरकार ने दाल के आयात को खोला और लोगों को ऐसा लग रहा था कि खरीफ फसल के तहत दालों की बुआई घट सकती है, लेकिन कृषि विभाग के जो कल शाम तक के लेटेस्ट डाटा है वो हमें बताते हैं कि कोई भी दलहन जिसकी बुआई खरीफ में की जाती है, बुआई नहीं घटी है। बुआई शायद पूरी होते होते खरीफ सीजन की बढ़कर के डेटा आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर इस पर? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक किसान को जो एमएसपी पे खरीदी का सपोर्ट मिल रहा है सरकार की साइड से, वो भी एक अच्छा कारण है उनको बिजाई करने का। दूसरी चीज ये है कि जिससे किसान को जमीन की भी एक जो रखरखाव करना है उसमें भी जो है दलहन उनको सपोर्टिव है तिलहन की बजाय। उनको दूसरा खेती भी आसान है, एकदम नकदी क्रॉप है। ये सब जो कारण है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको जुड़े हुए रखा है दलहन की खेती से। और प्राइस भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छे ही है, भले तिलहन वगैरह के दाम जो एकदम बढ़े हैं, पर इसके सामने फिर भी दलहन के दाम जो है वो कहीं ना कहीं रिजनेबल ही मिल रहे हैं। अपन एमएसपी से देखा जाए तो चना एक ऐसी आइटम है जो कि नीचे बिक रही है, बाकी सब चीजें जो है वो रिजनेबल ही बिक रही है, तो उनको दाम ऐसे कोई कम नहीं लग रहे हैं। जी सुनील जी, देखिए लोगों का एक प्रश्न है जो कॉमन है और आपसे और गौरव जी से पहले वो पूछ लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही प्रश्न पूछा है कि
प्राइस, क्योंकि भाव भी भगवान होते हैं, ये जो कहावत है व्यापार में, तो लोगों का यही पूछना है कि सर हाजिर के अंदर चने के प्राइस आप क्या देखते हैं? आपने 1 महीने की बात कही है, तो उसी का कोई दृष्टिकोण जो है उनको आप बताने की अनुरोध है मेरा आपसे। मैं भी आपके क्वेश्चन ही सारे देख रहा था, तो एक सीधा साधा उदाहरण, मेरा सीधा साधा जवाब रहेगा, 4800 का लेवल पे यदि आप एंट्री करते हैं तो आपको घाटे के चांस कम रहेंगे, मुनाफा मिलेगा नहीं मिलेगा फिर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा अगले 1 महीने में। दूसरा, आपको नाफेड की सेल देखनी है, नाफेड के पास एक अच्छा खासा माल है और उसको प्रेशर रहेगा माल बेचने का, क्योंकि सरकार चने का भाव बढ़ना नहीं देना चाहती। नंबर तीसरी बात, एक बड़ी एक्सपायरी जो 70,000 टन की है और जो 18 तारीख लास्ट डेट है, उसका भी एक कुछ माल मेरा अभी भी मानना है कि कुछ माल अभी भी उसमें से आना है। ये तीनों चीजों को देख के मुझे लगता है कि सप्लाई बनी रहेगी। आप 5-10 सितंबर तक, अगले 1 महीने तक कॉन्शियस होके काम करें। 4800, 4750 का लेवल आपको मिलता है, तो वहां एक छोटा सा बाई करके आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप चने का कर रहे हो, चाहे आप दाल बनाने का कर रहे हो, चाहे आप एनसीडेक्स का कर रहे हो। ऊपर के भाव में लेने से बचें। कहीं ना कहीं ऊपर के भाव यदि बाई चांस मिलते हैं आपको 16 तारीख से 25 तारीख के बीच में, अगस्त के बीच में, तो वो एग्जिट का ही टाइम रहेगा। जी, गौरव जी, आपका क्या आउटलुक है चने को लेकर के, प्राइस आउटलुक? मेरे ख्याल से जैसे सब लोग भी बता रहे हैं, टेक्निकल वाले भी, इवन सुनील जी ने भी यही बताया कि 4800 4850 की जो रेंज है वो एक रीजनेबल रेंज है। मैं अगर रेडी की बात करूं, मैं ना कि एक्सचेंज की, तो दिल्ली में आज 5050-75 की रेंज है, उसमें मुझे 50 से 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा डाउन आता हुआ लग रहा है। उसके बाद ज़्यादा मंदी मुझे नहीं लग रही है। एक्सचेंज में माल का दबाव जरूर बना रहा है, पर तब फेस्टिवल भी शुरू हो जाएंगे और डिमांड भी बनी रहेगी। सभी मिलर्स भी जो है, और एक तो ये चीज़ भी है कि उसमें मिलर्स ही माल ले पाएंगे, और तो क्योंकि जब स्टॉक लिमिट लागू है तो कोई स्टॉकिस्ट या ट्रेडर तो एंटर नहीं कर पाएगा। पर तब तक मुझे लग रहा है मिल वालों को भी माल की ज़रूरत बनी रहेगी। और अभी वायदा जो है वो हाजिर से ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है, तो वायदे में जरूर डाउनफॉल आ सकता है 4800 के लेवल का, 200 रुपये की और डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। और हाजिर में मुझे लगता है 50 से 100 रुपये डाउन आ जाए, वो एक अच्छा मौका रहेगा लोगों को माल लेके चलने का। सामने डिमांड बनी रहेगी, माल होगा तो पक्के माल बेच पाएंगे, और आगे जाके शॉर्टेज दिख ही रही है। जैसे अभी मैं कमेंट भी देख रहा था, राठी जी कह रहे थे कि आप क्यों ड्यूटी घटाने की फेवर कर रहे हैं। मैं फेवर नहीं कर रहा, मुझे माल की आगे जाके कमी दिख रही है। प्राइसेस का गवर्नमेंट का जो कंसर्न है नहीं बढ़ने देने का, उस सिचुएशन में उनको अगर ड्यूटी नहीं घटाई तो इसके प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की चिंता बढ़ा सकती है। ये सब चीज़ों को देखते हुए माल अगर यहाँ से 50 से 100 रुपया डाउन जाए, उसमें माल लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। ऊपर जी, का घर इसका जी, अमित सारी जी ने भी नजर जैसे, यानी सरकार पर रहे। सॉरी, सरकार का क्या कदम होता है, इस पे नजर रहनी चाहिए। हाँ, बाकी मेरे ख्याल से जैसे सरकार ने जो ऑलमोस्ट सभी कदम ले लिए हैं, इसमें एक ही ड्यूटी का कदम जो है वो बाकी है। और एक कभी भी पल्सेस के दाम अगर सरकार को ज़्यादा लगते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है मटर का इंपोर्ट। मटर का इंपोर्ट का डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो मार्केट, बाकी की मार्केट जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि फार्मर्स को भी आगे की जो सोइंग है उसमें भी गवर्नमेंट चाहेगी कि प्राइस जो है सही रहे, सही दिखे, ताकि फार्मर भी जो है इस खेती से दूर ना जाए आगे जाके। और प्राइसेस जो है, एक बार जैसे अमित जी ने भी बताया था कि 5500 का दिवाली के आसपास को लेवल देखने को मिल सकता है, तो रेडी चना दिल्ली 5500 के आसपास का हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी गौरव जी, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, जैसा गौरव जी ने बोला कि यहाँ दो जनों ने ये क्वेश्चन उठा दिया कि ड्यूटी घटाने पे क्यों बात हो रही है, तो सीधा साधा गौरव जी ने भी यही बोला है और यहाँ पे यही कंसर्न है कि यदि सरकार दाम बढ़ाती है तो ड्यूटी घटा सकती है, इसको ना भूलें। केवल ये कंसर्न यही है कि ये नहीं कि गवर्नमेंट घटानी चाहिए, ड्यूटी घटाना चाहिए। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, हमारा आफ्टा में जो कि एग्जीक्यूटिव गौरव जी भी है, साफ साफ कंसर्न है कि एमएसपी से नीचे जो दालें चल रही है उस पर ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए।
और हम सरकार को वही रिप्रेजेंटेशन बार बार करते रहेंगे। गौरव जी का भी वही हमेशा कंसर्न रहता है कि जो एमएसपी से नीचे है उस पर ड्यूटी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन जो ही चना यदि 52-53 होता है जो एमएसपी के ऊपर जाता है तो सरकार ये कदम उठा सकती है। इसी के लिए इंडिकेशन गौरव जी ने भी किया था, वही इंडिकेशन हम लोग सब कर रहे हैं। जी जी, बल्कि हम तो यही गवर्नमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज अपनी इंडस्ट्री का कि एमएसपी से 20 से 25% तक का भाव अगर ऊपर है तो उसको महंगाई नहीं भी समझनी चाहिए। जैसे सुनील जी ने बताया कि मीडिया वाले भी यहाँ पे है, तो उसमें क्या है, मेन मीडिया वालों का ही सपोर्ट चाहिए होता है कि जिसको एक्चुअल में महंगाई किसको कहते हैं। आज 20-25% दाम, किसान भी तो आज इतनी मेहनत करके पैदा करता है कोई प्रोडक्ट को, तो उसमें उनको भी एक सही दाम मिलना जरूरी है। और आज कंज्यूमर जो है उनका ऑब्वियसली देखना जरूरी है। सरकार को, सरकार का रवैया कोई गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं अपन, पर इतना बड़ा कोई नहीं है। जिस हिसाब से ग्रामेज भी बताया सुनील जी ने, तो उतने ग्राम का यूजेज में कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है। बाकी सब चीजों में जो अपन एक्सपेंस करते हैं, मोबाइल हो चाहे और चीजें हैं, उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस अपन कर देते हैं। इसके सामने ये प्रोटीन जैसी अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन के लिए जो ये सब चीजें चाहिए, उसमें कोई ये बड़ा एक्सपेंस नहीं है। अगर वो थोड़ा सा महंगा होता है और इकोनॉमी अपनी जो है वो एग्री इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं किसान को सपोर्ट, वो इकोनॉमी को सपोर्ट रहेगा। तो हम यही मैसेज हमेशा पास करते हैं कि 20-25% अगर एमएसपी से ऊपर है उसको महंगाई नहीं माननी चाहिए। कमल जी, एक क्वेश्चन का मैं उत्तर और देना चाहूंगा। किसी ने जी। पूछा है कि नाफेड मंदी का माहौल बना के रखेंगे, नाफेड का माल ले लेंगे, आम व्यापारी यहाँ एक खाली हो प्रश्न जाएगा, आया सर, आया है सरकार जी। के नजदीक लोग अरबों कमाएंगे। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि नाफेड ने जो कंडीशन में चेंज करी है उसके बाद बड़े ट्रेडर और बड़े व्यापारियों का माल लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया माल उठाने का। पैसा कोई भी लगा सकता है, लेकिन चूंकि आपको टाइम लिमिटेड दिया गया है, इसलिए बड़ा माल कोई भी नहीं ले पाएगा। बड़ा माल लेके बड़ा चीज कमाने वाले सब इस नए जो कंडीशन जो नाफेड की आई है उससे अलग हो गए हैं। तो ये आप चीज को मन से हटा दीजिए कि उससे बड़े व्यापारियों का फायदा होगा, उससे हम छोटे व्यापारियों का फायदा होगा। जो हम 200-250 टन, आप यदि 260 टन माल लेते हैं तो आपको 12 दिन उठाने को मिलेगा। आप माल उठा के लाइए, अपनी दाल बेचिए, अगला दिन वापिस या 2 दिन बाद वापिस टेंडर दीजिए। क्योंकि जो 1000 टन माल लेगा या 2000 टन माल ले रहे थे, वो 12 दिन में माल को नहीं उठा पाएंगे। तो ये एक प्रोसेसर के लिए और मिलर के लिए ये मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। मैं तो इस कदम का स्वागत करता हूं। इसलिए आप भी इस कदम की, सरकार की या नाफेड के इस कदम की सही विवेचना समझे, और मुझे लगता है इसमें अपने फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन का विरोध करना या केवल विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं होगी। जी सुनील जी, अभी हम दर्शकों के और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिनेश सोमानी जी से, क्योंकि आपने भी कहा और गौरव जी ने भी कहा कि प्राइस नीचे आएंगे, यानी चने पे दबाव देखने को मिल सकता है। दिनेश जी बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि अब हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर आएंगे, तो बिल्कुल एक स्पष्ट व्यू कि यदि 1 महीने के ट्रेड की बात की जाए तो सुनील जी ने भी देखिए 5 सितंबर की बात कही है कि उसके बाद शायद स्थितियां बदले। उसे ध्यान में रखते हुए चने में एक ट्रेडर को किस लेवल पे क्या काम करना चाहिए, अगर बाजार नीचे जाता है तो क्या लेवल रखें, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें, और अगर मान लीजिए बाय द वे हम ये देखें कि डिमांड आ जाती है और प्राइस ऊपर की ओर आते हैं, तो ऐसे में वो अपने लेवल को किस तरह चेंज करे, क्या प्राइस लेवल रखें, उस पर आपका व्यू। कमल जी, व्यू मैं 1 महीने का इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि अगर आप इसमें बदले देखते हो तो 120 रुपए के बदले है। यहाँ से अगर 400 रुपया भी चना बढ़ता है अगले 3 महीने में, फिर भी बायर नुकसान में रहेगा और सेलर प्रॉफिट में रहेगा। तो बेस्ट वे जो सुनील जी ने कहा कि व्यू मंथली वाइज रखो तो ज्यादा बेटर है। चने में लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 120 के बदले में बायर कमा नहीं पाएगा। एकदम संक्षेप में मैं कहूँ तो शॉर्ट टर्म, अगर वेरी शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करना चाहते हो या 10 सितंबर तक ट्रेड करना चाहते हो तो 4930 के आसपास इसमें खरीद करें। अपसाइड 5080 का इसमें लक्ष्य रखें और 4740 के नीचे अगर एक क्लोज होता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप एग्जिट कर दीजिए।
सिंपल सी बात है, 60-70 रुपए के रिस्क में अगर आपको 150 रुपए का मुनाफा मिलता है तो वो बुक करना चाहिए। जी। कमल। अमित जी, आप क्या कहेंगे इसी प्रश्न पर? आपका क्या आंसर होगा कि किन लेवल को अपसाइड और डाउन साइड में एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए? अमित जी। हाँ जी कमल जी, मैं फिर से वही बात एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि 5010 के आसपास जो है सितंबर वायदा क्लोज हुआ है, ट्रेडर्स को चूंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं निचले भाव पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 4800 का लेवल बहुत अच्छा है। पुराना लो इसका 4772 का है, तो हो सकता है वहां पर टेक्निकल में डबल बॉटम बना के आए, ये 4800 के आसपास हो सकता है, 4750 के आसपास। तो 4750 4800 की रेंज एक बहुत अच्छी लेवल है खरीदारी करने के लिए। या फिर 5072 के ऊपर अगर ये निकलता है या 15 मिनट सस्टेन होता है, तो वहां पे भी ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। दिवाली तक चने में मेरे को लगता है कि 14 से 15% का मूवमेंट ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। या तो 5072 के ऊपर खरीदे या फिर 4800 के आसपास खरीदे। जी, यानी चने की इस वेबिनार में जो चारों स्पीकर्स का व्यू है वो है कि बाजार में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन निचले प्राइस पर जो चने में खरीद करेगा उसे जरूर फायदा होगा। और देखिए, व्यापार में एक बात कही गई है, लक्ष्मी उसी का साथ देती है जो साहस करता है। क्यों सुनील जी, आपको लगता है कि नहीं लगता कि जो साहसी व्यापारी होता है, लक्ष्मी ने उसी का साथ दिया है? मैं तो इसको सोमानी जी के उसमें शब्दों में कहूंगा, इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है। जी जी जी। अच्छा सुनील जी, एक प्रश्न हमारे पास में आया है, ये है जीतेश जी का, कि पर मंथ जो है देश में चने की खपत मिनिमम कितनी रहती है? ये रितेश जी अलग अलग महीनों में अलग अलग होती है। जहां तक हम मार्च से यदि मई की बात करें तो उस समय खपत सबसे ज्यादा होती है। कई बार हमने देखा है कि 8 लाख टन से 9 लाख टन की खपत भी उस समय हमने देखा है, क्योंकि तो मंडियों में भरपूर माल की आवक होती है और सारा माल गायब होता दिखाई देता है। वो एक्चुअल में खपत नहीं होती है। कई जने स्टॉक की 6 महीने का रखते हैं, घरेलू भी रखते हैं, मिल वाले भी रखते हैं, उसमें भी जाता है। यदि जनरली हम स्टॉक की खपत की बात करें तो एक नॉर्मल यदि साल की बात करें तो खपत करीबन करीबन 6 लाख टन महीने की खपत होती है। और जैसा मैंने अभी एक ग्रुप में बताया भी था कि लोग कहते थे कि डिमांड है, मैंने यही कहा था कि दिल्ली में डिमांड हमेशा 4.5-5 लाख टन 5,000 टन रोज की होती है। जो हम मिलों की कैपेसिटी देखेंगे वो करीबन 6-7 हजार टन की है, लेकिन 3 बड़े मिलर की बात करें, बाकी मिलर की बात करें तो करीबन 4.5-5 हजार टन रोज का माल दिल्ली में चाहिए होता है। लेकिन अभी केवल 2 से 2.5 लाख टन माल केवल मिल वाले ले रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि डिमांड की जो है डिमांड करीबन 60% है। जबकि इस समय ये होना चाहिए था कि सावन का महीना और त्योहारों का सीजन है, इस समय ये होना चाहिए कि दिल्ली के मिल वाले करीबन 6,000 टन 7,000 टन रोज का माल ले रहे हो और उनकी दाल जो है अगले 10-15 दिन की बुक और झगड़ा हो रहा कि मुझे दाल पहले दो या मुझे बेसन पहले दो। वो इस साल दिखाई नहीं दिया। तो मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि चने के भाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा कोई अचीव हम 5500 या 5700 के भाव भी अचीव कर पाएंगे अभी के माहौल को देखते हुए। मुझे बहुत बड़ा संदेह लग रहा है। बाकी 5-10 सितंबर को हम दोबारा बैठेंगे तो दोबारा रिव्यू करेंगे और दोबारा आगे की रणनीति बनाएंगे। जी सुनील जी, एक प्रश्न आपसे है, क्योंकि आपने अभी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात करी थी। ये प्रश्न में शशिकांत जी ने भेजा है। उनका कहना है कि सर, सोया के दाम 6,000 हो गए, 10,000 हो गए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। दालों के भाव अगर 500 रुपए भी बढ़ जाते हैं, 1,000 रुपए भी बढ़ जाता है, तो इतना हल्ला हो जाता है कि जैसे कि आग यहीं लगी है तेजी की। तो सर, क्या सरकार जो है उसका ये उचित है कदम उठाना दलहन में? और तिलहन की ओर से अभी तक कोई सरकार का कदम नहीं उठाया, कोई निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, इसमें शशिकांत जी 2 तरह की बातें हैं। सरकार का खाद्य एग्री में वेटेज किसका कितना है, दलहन का कितना है, तिलहन का कितना है, और सरकार जो वेटेज ले रही है वो कौन से साल से ले रही है, उस साल दाल का और तिलहन के भाव क्या थे, उससे हिसाब से सरकार जो है डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है सरकार कोई एक तरफा डिसीजन लेती है।
सरकार डाटा पे चलती है। वो डाटा हो सकते हैं कुछ डाटा इधर उधर हो जाए, या कुछ डाटा पुराने ले लिए जाए या नए लिए इग्नोर कर दिए जाएं, तो वो डाटा को ध्यान में शायद पूरा नहीं रखा जाता होगा, इसलिए थोड़ा सा कदम जो है किसी तरफ ज्यादा हो जाता है, किसी तरफ कम हो जाता है। रही बात तेलों में भी सरकार का कंसर्न है, लेकिन सरकार के सामने कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर एक बात, सरकार के डाटा में तिलहन की पैदावार काफी कम दिखाई दी है, और चूंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तेलों में, और सरकार ने अपना रेवेन्यू भी कम नहीं करना चाहती, क्योंकि हमने ये तेल पेट्रोल डीजल में भी देखा है, ऐसे ही खाद्य तेल में अपना रेवेन्यू भी नहीं कम करना चाहती, इसलिए ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भी कम नहीं कर रही है। जहां तक दालों का कंसर्न है, दालों का सरकार के साथ डाटा में ही हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि आपके डाटा गलत है। सरकार के डाटा ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फसल है, वो फसल कहीं का, तो सरकार को ये लगता है कि वो फसल शायद स्टॉक करके होल्डिंग कर दी गई है। और एक इसका पीछे हमारा भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमने सरकार को डाटा सही ढंग से नहीं दिए, जैसा कि गौरव जी ने भी पहले बोला, सरकार को डाटा हमने नहीं दिया। यदि हम पूरा डाटा दे देते, हम बता देते कि हमारे पास 40 लाख टन या 60 लाख टन स्टॉक है, तो सरकार शायद ये कदम नहीं उठाती। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार रहे हैं। हमें नहीं डरना चाहिए डाटा देने से, डाटा देना चाहिए। सरकार जो कदम उठाएगी वो वैसे भी उठाएगी। हमने डाटा नहीं दिए तो सरकार कदम उठाने के लिए मजबूर हुई। हम यदि 60-65 लाख टन का स्टॉक का डाटा आज तक हमारा आ गया होता, क्योंकि जो 29 लाख टन या 32 लाख टन का स्टॉक आया है वो कुछ ही हजार व्यापारियों को आया है, जबकि हमारे यहाँ लाखों व्यापारी है। यदि हम डाटा दे देते, मैंने इसका बचाव भी करने की कोशिश करी थी, मैंने मंत्री महोदय को ये कहा भी था कि हमारे व्यापारी इतने पढ़े लिखे नहीं है, कुछ गांव खेड़े में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहती है जिसकी वजह से भी वो नहीं दे पाते। लेकिन मंत्री जी ने ये साफ इसको समझने से मना कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि थोक व्यापारी के पास एक फोन जरूर होता है, स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन से ही डाटा को अपलोड कर सकता है यदि करना चाहे तो। और कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई है। हम जब व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके हम डाटा भी दे सकते हैं, और हमें डाटा देना चाहिए, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। आप यदि ये सोचते हो कि डाटा न देने से आप बच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि डाटा नहीं देंगे, आपके यहाँ माल पकड़ा गया 19 तारीख के बाद, तो मुझे लगता है वो इलीगल माल माना जाएगा, चाहे आपका स्टॉक लिमिट के अंदर हो, फिर भी आपको उसकी क्लेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। यदि आपकी स्टॉक लिमिट के अंदर है डाटा, तो आपको तो 110% देना चाहिए, और स्टॉक लिमिट के बाहर है तो आपको स्टॉक लिमिट के अंदर उसको लाना चाहिए। ये दोनों बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, वैसे भी सुनील जी देखिए, देश हित की बात हो और 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, तो उस समय एक अलग जोश लोगों में बनता भी है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस पर फूड सेक्रेटरी, कॉमर्स मिनिस्ट्री और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, सभी ने बात कही थी बिल्कुल कि डेटा जो आए हैं वो पूरे सही नहीं है। तो देश के लिए, हमें अपने देश के लिए बिल्कुल ये होना चाहिए, ईमानदारी से अपना डेटा भरें, ईमानदारी से अपनी बात रखें, तब सरकार सुनती है। लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती, केवल अपने फैसले थोपती है। ये नौबत तभी आती है जब हम एक जिम्मेदार नागरिक की फर्ज पूरी नहीं करते। ठीक है, अब मैं गौरव जी से एक प्रश्न लूंगा कि कुछ व्यापारियों ने ये लिखा है, एक खासकर अक्षय राठी जी ने, कि सर आप ड्यूटी घटाने की बात कर रहे हैं, ड्यूटी अगर घटाई गई तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। गौरव जी आप क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, उपभोक्ता जो करोड़ों में, हम सब उपभोक्ता भी है व्यापारी होने के अलावा भी, तो क्या ऐसे में कदम क्या उठना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने पहले भी जैसे अभी अक्षय जी को दिया खुलासा कि भाई ड्यूटी घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो देश में माल की कमी है और सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, सारे कदम उठाए, उसमें ये 2 ही कदम बाकी हैं। जैसे मैंने बताया कि एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाना और दूसरा है मटर का इम्पोर्ट का कोई डिसीजन लेना। तो मैं ये फेवर नहीं कर रहा हूँ ड्यूटी घटाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आज बहुत बड़े समय से एक वर्ष समय में से पास हो रहा है। काफ़ी समय से अपन देख रहे हैं कि बाजार में कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन आते हैं, कुछ न कुछ ऐसी तेजी मंदी आई है जिसमें पूरा ट्रेड जो है एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। उसमें अपन कभी भी ये नहीं चाहें, 10% ऑलरेडी भाव नीचे है एमएसपी से, तो ड्यूटी घटाने की फेवर नहीं कर रहे हैं। पर सरकार का जो रवैया है वो ये है कि
वो इस लेवल पे भी आज स्टॉक लिमिट का और ये सब चीज़ों का जो एक्शन दिखा रहे हैं कि ये भाव भी महंगे लग रहे हैं। तो हमारा फर्ज ये है, हम लोग काफ़ी एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। आफ्टा में भी मैं, जैसे सुनील जी ने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ, तो हम लोग जैसे गवर्नमेंट में मिलते हैं तो एक ही बात हम उनको बार बार कहते हैं कि ये महंगाई नहीं है। महंगाई की कोई एक परिभाषा आप फिक्स करिए कि किसको महंगाई कहते हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो कौन से लेवल पे लागू होगा, पूरे वर्ष के लिए एक सही पॉलिसी बनाई जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, जिससे किसी को इंपोर्ट करना है, किसी को यहाँ पे स्टॉक करना है, किसी को मिल चलाना है, किसी को कंजम्पशन के लिए माल लेना है, तो सबको अपने डिसीजन लेने में वो सही रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो ड्यूटी घटाने की मांग नहीं है, सही पॉलिसी की समझ सरकार को पास करने की कोशिश है कि गवर्नमेंट इस बात को समझे कि ये महंगाई नहीं है। अदरवाइज अगर मान लो इंडिया में माल की तो कमी है ही है, माल तो इंडिया में लाना पड़ेगा, चाहे वो सरकार भाव रोकना चाहे तो सरकार सब्सिडाइज रेट पे भी दे सकती है। कल को इंपोर्ट ड्यूटी घटा के अगर ऑस्ट्रेलिया से सस्ता माल नहीं आया तो उसमें राहत दे के भी माल मंगा सकती है, पर माल मंगाना जरूरी लग रहा है। जिस तरह से आज की तारीख में अपन पूरे फेस्टिवल का टाइम सामने है, हर एक महीने की जो खपत सुनील जी ने बताई कि अलग अलग रहती है, इसमें सब पूरे साल की सबसे बड़ी खपत के समय के आसपास है हम लोग। अब यहाँ पे जो खरीदी चालू होगी वो दिवाली तक कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद शादी वगैरह होनी चालू हो जाएगी, तो डिमांड कंटिन्यू बनी रहनी है। इसमें माल की जरूर कमी रहेगी, सरकार को कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे अगर वो प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती है तो, अदरवाइज मार्केट जो है वो अप रह सकता है। जी, और एक सवाल अंकित खंडेलवाल जी का है कि मुझे लगता है कि दाल व्यापारी मिलर्स को राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहिए विरोध का, परंतु मैं स्वयं का जवाब दे देता हूं क्योंकि सुनील जी ने इससे पहले इस बात को कहा था और वो लागू होता है। सबसे पहले सभी मिलर्स, कारोबारी, स्टॉकिस्ट अपनी पूरी पोजीशन ईमानदारी के साथ सरकार के पोर्टल पे डाले और उसके बाद अगर कोई बात नहीं होती है तो फिर आंदोलन जैसे कदम उठाने की बात सोचनी चाहिए। हालांकि आंदोलन जो है वो कई रूप में हो सकता है कि हम सरकार को पत्र लिखें, सरकार से हम पत्राचार करें, जैसे कि सरकार ने अभी पिछले दिनों काफी व्यापारियों के साथ मीटिंग करी थी, सुनील जी ने उन मीटिंग्स में अगुवाई भी की थी और पक्ष रखा था। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि हम अपनी पक्ष को बिल्कुल स्पष्ट रखें, कहीं यह ना हो कि एक बोरी का भी डिफरेंस आए। देखिए उसके बाद अगर कोई आंदोलन की बात आए तो वो अच्छी होती है, अदरवाइज इन चीजों का कोई अर्थ नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं कमल जी में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हर एक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं, जैसे सरकार की पॉलिसी आती है उसमें कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री अलग अलग अपनी एग्री और भी बाकी जो सेक्टर्स है उनको भी कोई ना कोई इश्यू आता है, तो उनके लिए एक सरकार में रजुआत होती है। आज की तारीख में अपन एग्री इंडस्ट्रीज की ही बात करें तो इसमें जो तिलहन की लॉबी है वो स्ट्रांग है, वो अपनी जो बात है वो सरकार के सामने सही रूप में रख सकती है, सरकार को ये डिसीजन लेने में मदद रूप होता है। तो अपने को भी अपनी एक इंडस्ट्री जो है, इनका एक एसोसिएशन है, वो एक नेशनल लेवल का एसोसिएशन होना चाहिए और सही रूप से सरकार को अगवा करना चाहिए जो परिस्थिति वो डिसीजन ले रहे हैं। आंदोलन मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी चीज का सही रास्ता नहीं है। सरकार भी अपना हर एक एंगल से सोचती है, इंडस्ट्री अपना एंगल से सोचती है, केवल सरकार को सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं, तो उनके भी एस्पेक्ट समझ के उनके साथ पूरे सेगमेंट को फायदा हो ऐसे राह मिल सके वैसा रास्ता दिखाना चाहिए जी, ना कि आंदोलन करना चाहिए। मुझे पंकज अग्रवाल जी का प्रश्न आया दिनेश सोमानी जी के लिए कि दिवाली से पहले चना 4,400 या 4,500 हो सकता है क्या? कमल जी, 4740 के नीचे अगर क्लोज आ जाए तो 4450 का घर दोबारा देखने मिलेगा और वहां जो लेने वाला अगले साल के लिए माला माल बन जाएगा। आपके माध्यम से मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ।
जी सुनील जी, एक और क्वेश्चन है। ओम प्रकाश जी साहू से आया है कि सर पहले चना 10,000 रुपए बिका था, अब क्या संभावना लग रही है? नहीं, इस साल संभावना 61-62 की लग रही थी, लेकिन मुझे तो वो भी संभावना धूमिल होती दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप है, जिस हिसाब से नाफेड के पास फसल है, जिस हिसाब से सरकार का कंसर्न है और जो डिमांड है। एक अभी क्वेश्चन ये आया है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आई तो चेन्नई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसका जवाब आप खुद देख लें कि अप्रैल मई में जब दूसरी लहर आई थी तब क्या प्रभाव पड़ा था। तो तीसरी लहर भगवान न करे आए, और आए तो बहुत कम आए, और जितनी कम आएगी उतना ही इफेक्ट रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन आपका कम रहेगा। एक और क्वेश्चन था कि 20 अगस्त तक ही स्टॉक लिमिट के तहत स्टॉक सही करने की आखिरी तारीख है क्या। मैं इसमें कहना चाहूंगा शायद 17 या 18 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद आप 30 दिन जोड़ ले, नोटिफिकेशन की तारीख देख लें, उसके बाद 30 दिन जोड़ लें। जो भी तारीख आती है, चाहे 16 अगस्त आ रही हो या 17 अगस्त आ रही हो, उस तारीख के पहले पहले आपको स्टॉक को ठीक करना है, 20 अगस्त को ना पकड़े। जी 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 एक सुनील जी आपके लिए प्रश्न है संजीव कासलीवाल जी का कि सरकार के पास अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट का हथियार है और तब तक सभी त्योहार निपट जाएंगे, और इस बीच अक्टूबर तक चने में कोई तेजी नहीं है, क्या ये हथियार इसलिए उठाया गया? बिल्कुल, सरकार ने त्योहारों का और नई बिजाई से पहले स्टॉक लिमिट को रखा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर में अच्छी बिजाई हो जाती है। तो मुझे लगता है सरकार ने जो ये कदम रखा है वो त्योहार और नई बुआई को देखते हुए रखा है। और उसके बाद क्या होगा वो मुझे लगता है, मैंने पहले भी बोला कि हमें 10-15 सितंबर तक वेट करना चाहिए, और उसके बाद की अगली रणनीति हमें तब बनानी चाहिए। लेकिन वो भी रणनीति ये सोच के बनाएंगे कि यदि चना 53, 54 या 55 जाता है तो सरकार अपना आखिरी हथियार ड्यूटी कम करने का वो यूज कर सकती है। गौरव जी, एक प्रश्न आपके लिए कि रोहिल जी ने पूछा है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, यहाँ पर चने का कितना स्टॉक होगा इस समय? मेरे ख्याल से जैसे गुजरात में स्टॉक तो पहले अच्छा खासा हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में, पर जिस तरह से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई और जो बाहर के राज्य वाले जो भी स्टॉकिस्ट थे उन लोगों ने अपना माल निकाल दिया, और आज की तारीख में करीब 1.5 से 2 लाख टन का स्टॉक गुजरात में बचा है। महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि 3 से 3.5 लाख टन बचा है। एमपी में भी 3 से 3.5 लाख टन के आसपास स्टॉक होगा, और राजस्थान में मेरे ख्याल से डीमेट 1 लाख टन के आसपास है जो, और बाकी 1 लाख टन दूसरा स्टॉक निकल सकता है। जी अमित खरे जी, आपसे एक सवाल है कि 10 अक्टूबर तक एक्सपायरी करीबन 60,000 टन की होगी, तो क्या इससे चने के प्राइस पर कोई दबाव देखने को मिलेगा? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो है अपना 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चना बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तरों से इसमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है 200 पॉइंट के आसपास का। बाकी अक्टूबर तक मेरे को लगता है कि वो अगर अक्टूबर के पहले ही 4800 के आसपास तक बन सकता है, तो 4800 का चना 4750 का चना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां से चने में एक बार 14 से 15% का तेजी देखने को मिल सकता है। जी दिनेश, अमित बिंदल जी का ये प्रश्न है कि क्या अक्टूबर चना वायदा में खरीद करनी चाहिए? अक्टूबर का रेट तो मैंने देखा नहीं, वैसे कमल जी क्या चल रहा है? सुनील जी कुछ आइडिया क्या रेट है अक्टूबर का? 5140 के लगभग है, और जो डिफरेंस है सितंबर और अक्टूबर में करीबन अभी 110-15 का है। अक्टूबर अगर 4800 के आसपास कहीं मिले तो लंबी अवधि के लिए आप जरूर दे सकते हो और आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगला साल चलने के लिए निश्चित रूप से बढ़िया रहना। जी सुनील जी, शशिकांत जी ने एक प्रश्न भेजा कि जो दाल मिलर्स हैं वो ब्याज के बोझ से दबे हुए हैं, सरकार तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए कि ब्याज में कोई रियायत उन्हें दी जाए या राहत दी जाए, जैसे कि किसानों को कर्जे माफी की रियायत दी जाती है। शायद माफी की हमें नहीं मांगना चाहिए। हाँ, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कम ब्याज पे इंडस्ट्री को दे रहे हैं, काफी दूसरी छूटें भी दे रहे हैं। यदि आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो सब्सिडी भी देती है,
और इनकम टैक्स में छूट भी कई सालों तक मिलती है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, आप कौन से स्टेट में, अपने स्टेट में आप जो नियम और जो छूटें हैं, सरकार की जो नीतियां उस पर ध्यान देंगे तो शायद कुछ फायदा हो सकेगा। जहां तक ब्याज पे मार की बात है, तो मिलों में ब्याज की मार दो ही कारण से पड़ सकती है। यदि हम मिल को मिल के हिसाब से, रोज के रूटीन के हिसाब से नहीं चला के हम यदि उसमें तेजी मंदी में यदि हम मिलों में करने लगेंगे तो ब्याज की मार पड़ती है। दूसरा, हमें मार जब पड़ती है जब हम बेपड़ता माल बेचते हैं और माल बेचने की कंपटीशन की, हमारा माल बिकना चाहिए, उस कंपटीशन में माल बेचते हैं तो हमें ब्याज की मार पड़ती है। नहीं तो मैंने ये देखा है कि मिलों में हमेशा एक अच्छी मजदूरी होती रहती है। इसके बारे में गौरव जी भी बोलेंगे क्योंकि वो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गौरव जी? हाँ बिल्कुल। हालांकि मुझे लग रहा है कि सरकार को, जैसे अपन ठीक है ब्याज वगैरह मांग सकते हैं, पर वो जनरली सरकार को इसकी बहुत सारी मांगे आती रहती है। तो सरकार, मुझे लगता है कि अपने को अपना ट्रेड अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये मांग जो है वो अभी के लिए, अगर मान लीजिए जैसे सरकार ने कोरोना के टाइम पे जो दिक्कतें आई थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करे वो बात अलग है। बाकी कोई सरकार के डिसीजन से या अपने कोई गलत डिसीजन से जो मार पड़ी है उसके लिए सरकार मुझे लगता है कि कोई हेल्प नहीं कर सकती है। जी गौरव जी, एक प्रश्न है राम स्वरूप जी का कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो चने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बस जैसे सुनील जी ने भी कहा कि अब भगवान से प्रार्थना करें कि कोरोना की तीसरी क्या कोई भी जो रोग है उसकी कोई लहर ना हो कभी भी। जो अपन इंसान है तो कोई न कोई रोग जरूर होता है, पर ऐसी कोई ना हो कि ये पूरे समाज को कोई बड़ी दिक्कत कराए। पर मुझे लग रहा है कि एक आज की तारीख में वैक्सीनेशन अच्छा खासा हो गया है। काफी लोग जो है अब वैक्सीन ले चुके हैं, तो उसमें एक इम्पैक्ट जो रहेगी वो इतनी बड़ी नहीं रहेगी। और आने के चांस जरूर समझ के चलना चाहिए। जिस तरह से अपन बाकी स्टेट में और इवन बाकी कंट्रीज में भी देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक छोटी इम्पैक्ट आ सकती है। इसमें अपने को जितना अपने आप को अपन संभाल के रखेंगे उतना सही रहेगा। और अगर आई तो भी वो लंबी नहीं चलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड के ऊपर अब कोई बड़ा इम्पैक्ट आ जाए, ऐसा नहीं लगता कि भाई बड़ी मात्रा में कोई इम्पैक्ट आ जाए। 5-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए थोड़ा बहुत आ सकता है। ये सुनील जी, अंकुर गर्ग जी का सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा स्टॉक चने का नहीं बचा है और ऐसा मेरे को सुनने में आया है, तो क्या यह सच है? कुछ हद तक सच है, क्योंकि जो पिछला साल के यदि क्रॉप की बात करें तो काफी कम स्टॉक बचा है और थोड़ा बहुत जो बचा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश लेवल बीच बीच में आ जाते हैं कि 620 का लेवल पे आज लेकिन ऑफर हो रहे हैं। 4 दिन पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ले रहा था तब 640-50 बिक रहा था, और जो ही वो थोड़े चुप हुए 620 में आज सेलर हैं। तो मुझे लगता है एकदम कम है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सेलर बराबर आते रहते हैं। और नई क्रॉप, जैसा हमने पहले ही बताया, मुझे लगता है कि ये अब क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। 12 लाख टन, 9 से 12 लाख टन के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। फाइनल आंकड़े 15-20 अगस्त के आसपास आएंगे और सितंबर अक्टूबर में नई क्रॉप आ जाती है वहां पे, तो अक्टूबर शिपमेंट का माल मिलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि पुराने स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। जी धन्यवाद सुनील जी। और देखिए, आपने एक बात कह दी कि प्रश्न रिपीट आ रहे हैं, वो मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न वापस दूसरे फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए इस चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। और मैं आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी दर्शकों का, चाहे वो वेबिनार के माध्यम से ले रहे हैं या फेस पेज पे, उन सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हम कुछ समय बाद यह वीडियो YouTube चैनल मोलतोल इंडिया पे भी पोस्ट करेंगे। आप मोलतोल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट जानकारियां मिल सके हर एक कमोडिटी के बारे में। और अब मैं BJSN एग्रो इम्पैक्ट्स के सुनील बलदेवा जी, GP एग्री ब्रोकर्स राजकोट के गौरव बगड़ाई जी, और GCL जयपुर के अमित खरे जी, और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज मुंबई के दिनेश सोमानी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यू रखे और सभी इससे लाभ लेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण उद्योग अकोला महाराष्ट्र का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें
दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वेबिनार को स्पॉन्सर्ड किया। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहे।